आप लोगों का हमारा चैनल स्टडी बडी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिमांड चैप्टर का इन्फीरियर गुड। पार्ट 1 हमारे चैनल में अपलोडेड है, उसको ज़रूर देखें। इन्फीरियर गुड क्या होता है? इन्फीरियर गुड आर दोज गुड हुज डिमांड डिक्रीज व्हेन द प्राइस इनकम इंक्रीज एंड इंक्रीज व्हेन इनकम डिक्रीज। इन्फीरियर गुड वे होते हैं जिसका अगर किसी व्यक्ति का इनकम इंक्रीज होता है तब इसका डिमांड डिक्रीज हो जाता है, एंड किसी व्यक्ति का इनकम डिक्रीज होता है तब इसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है। लो इनकम में क्या होता है? When income is low, people buy more इन्फीरियर गुड। जब किसी व्यक्ति का इनकम कम होता है तो वे इन्फीरियर गुड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उसका डिमांड ज़्यादा करते हैं। इनकम हाई, जब इनकम ज़्यादा रहता है तब क्या होता है? व्हेन इनकम इंक्रीज पीपल बाय लेस इन्फीरियर गुड। जब इनकम बढ़ जाता है तो व्यक्ति इन्फीरियर गुड को कम कंज्यूम करते हैं, इसका डिमांड डिक्रीज हो जाता है। तब हम लोग कह सकते हैं इन्फीरियर गुड और किसी व्यक्ति के इनकम में इन्वर्स रिलेशन है। इसका एग्जाम्पल है इंस्टेंट नूडल्स, लोकल ब्रांड बिस्किट एंड ऑर्डिनरी शॉप। क्या इन्फीरियर गुड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं? हाँ, इन्फीरियर गुड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं। जब इन्फीरियर गुड में देखा जाता है जब इसका प्राइस इंक्रीज़ होता है तब इन्फीरियर गुड का डिमांड डिक्रीज़ हो जाता है, एंड जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तब इन्फीरियर गुड का डिमांड इंक्रीज़ हो जाता है। Price increase, when the price of an inferior good increase, the quantity demand decrease. ओके, एग्ज़ाम्पल है जैसे ही इंस्टेंट नूडल्स का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तब इसको पीपल लोग कम बाई करते हैं, एंड जब प्राइस कम होता है तब हम लोग इसको क्या करेंगे? ज़्यादा बाई करेंगे। ओके, तब हम लोग कह सकते हैं ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। पर ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो क्यों करता है? तो चलिए जानते हैं। इन्फीरियर गुड फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ इनकम इफ़ेक्ट। ये इनकम इफ़ेक्ट के कारण लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। But when the price of an inferior good change, it affect a person real income and buying behavior. जब किसी inferior good का प्राइस चेंज होता है तो ये किसी व्यक्ति का रियल इनकम और उसके बाइंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। When price increase, जब inferior good का प्राइस increase हो जाता है। When the price of an inferior good increase, the purchasing power of income decrease. जब किसी inferior good का प्राइस increase हो जाता है तो किसी व्यक्ति का purchasing power कम हो जाता है और इनकम डिक्रीज ओके, परचेजिंग पावर कम हो जाता है तब वो उस चीज़ को कम बाय करेंगे। अब आप परचेजिंग पावर से क्या समझते हैं? देखिए, अभी आपका इनकम जितना है सेम ही रहेगा, पर किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप उतना ही पैसा में कम चीज़ कंज्यूम कर पाएंगे। इट मीन्स पैसा उतना ही है पर कम चीज़ ले पा रहे हैं, मतलब आपका परचेजिंग पावर कम हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट है व्हेन प्राइस डिक्रीज। जब प्राइस कम हो जाएगा तो जब प्राइस कम हो जाएगा तो आप उसी चीज़ का ज़्यादा कंज्यूम कर पाएंगे उतना ही पैसा में, तो आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, तो आप इन्फीरियर गुड का डिमांड ज़्यादा करेंगे। तब हम लोग कह सकते हैं ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। देखिए यहाँ प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है। देखिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नेक्स्ट है सुपीरियर गुड। सुपीरियर गुड क्या होता है? सुपीरियर गुड आर दोज गुड हुज डिमांड इंक्रीज व्हेन पर्सन इनकम इंक्रीज। सुपीरियर गुड वे होते हैं जब किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ जाता है तब सुपीरियर गुड का डिमांड भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल कार, अगर किसी व्यक्ति का इनकम इंक्रीज हो जाएगा तो वे और भी अच्छा बेटर एंड मोर एक्सपेंसिव कार का डिमांड करेंगे। यही केस फ़ोन में भी है। क्या सुपीरियर गुड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं? बताइए। हाँ, ये करते हैं। तो व्हेन द प्राइस ऑफ सुपीरियर गुड इंक्रीज, जब किसी सुपीरियर गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तब इसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज हो जाता है। यही केस जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज हो जाता है।
देखिए जब प्राइस इंक्रीज़ हुआ है कार का, तब हम लोग इसको क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज़ हो गया है। प्राइस डिक्रीज़ हुआ है तो डिमांड इंक्रीज़ हो गया है। सेम केस फ़ोन में भी है। अब क्यों सुपीरियर गुड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है? देखिए जब प्राइस बढ़ता है, व्हेन द प्राइस ऑफ सुपीरियर गुड इंक्रीज with the same amount of money, people can buy less of good and feel relatively poor. ओके जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, ओके तो हम लोग को वही पैसा में सेम पैसा है, पर हम लोग को हमारा इनकम सेम है, वही वस्तु हम लोग को मिल रहा है, पर हम लोग को उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तब हम लोग रिलेटिवली पुअर फील करते हैं और हम लोग उसको क्वांटिटी ऑफ डिमांड का कम मांग करते हैं। तो यहाँ ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। देख सकते हैं यहाँ भी प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज़ हो रहा है। ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। पर कभी कभी हम लोग देखते हैं इन्फीरियर और सुपीरियर गुड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। ये कब नहीं करते? इन्फीरियर गुड में देखा जाता है जब इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ओके इस जैसे और ये हमारे हैबिट होता है जो नेसेसरी बहुत ज़रूरी है, तब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। और सुपीरियर गुड में देखा जाता है प्राइस इंक्रीज़ होने पर और भी लोग खरीदते। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हायर प्राइस और भी अच्छा क्वालिटी को दिखाता है, ओके। और वेवलेन गुड में दिखाता है कि आप जितना महंगा चीज़ कंज्यूम करें, जितना महंगा चीज़ बाय करें, वे आपका स्टेटस उतना ही ज़्यादा दिखा रहा है। ये स्टेटस दिखाता है जितना महंगा चीज़ उतना ज़्यादा अमीर, ओके। तब ये सुपीरियर गुड का प्राइस इंक्रीज़ होने पर डिमांड भी इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे गिफेन गुड। गिफेन गुड क्या होता है? गिफेन गुड एक तरह का इन्फीरियर गुड है। Giffen goods are those inferior goods for which demand increase when the price increase and demand decrease when the price decrease. गिफेन गुड में देखा जाता है जब इसका प्राइस इंक्रीज़ होता है तब डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाता है, और जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तब डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाता है। ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। इसके लिए क्या होना चाहिए? इन्फीरियर गुड है ये, इस कोई सब्स्टिट्यूट क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। मेनली कंज्यूम पुअर पीपल, ये गरीब लोग को द्वारा कंज्यूम किया जाएगा। यहाँ पे देखा जाता है जो इनकम इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट से। देखिए जब किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज, जब चावल का दाम बढ़ता है, पुअर पीपल्स परचेजिंग पावर फॉल, जो गरीब लोग हैं उसका परचेजिंग पावर कम हो जाता है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। दे कैन नॉट अफोर्ड अदर आइटम्स एंड कंटिन्यू टू बाई राइस इवन बाई मोर राइस। वे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अदर आइटम्स, इसलिए वो क्या खरीदते? चावल ही खरीदते, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये एक एसेंशियल फूड है। क्या है? राइस एक एसेंशियल फूड है, तो वे और चीज़ को कंज्यूम नहीं करेंगे, उसके बदले में चावल कंज्यूम करेंगे। व्हेन द प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज परचेजिंग पावर इंक्रीज, जब चावल का प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा तो परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगा, तब वे जितना वे पहले चावल खरीदते थे उससे कम में ही उसको चावल मिल जा रहा है, तो वो जो पैसा बचेगा उसको वे जैसे सब्जी खरीदने या कुछ और चीज़ खरीदने में पैसा को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाता है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रहा है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि गिफेन गुड क्यों लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। व्हेन द प्राइस ऑफ गिफेन गुड इंक्रीज, पुअर पीपल रियल इनकम परचेजिंग पावर फॉल बिकॉज दे हैव टू स्पेंड मोर ऑन राइस। जब राइस का प्राइस बढ़ता है तो पुअर पीपल का परचेजिंग पावर कम हो जाता है, इसलिए वे ज़्यादा पैसा राइस को बाय करने में ही खर्च करते। वो और चीज़ में खर्च नहीं करते, जैसे ड्रेस खरीदने में, मिल्क खरीदने में एक्सेट्रा, इस सब में पैसे
ये नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों का डिमांड नहीं करते, वे राइस को ही कंज्यूम करते हैं। दे स्पेंड देयर लिमिटेड इनकम मेनली ऑन गिवन गुड्स, सो दे बाय मोर इट, इसलिए वो राइस को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ देखा जाता है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका डिमांड भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? ये एक तरह का रेशियो है। किसका रेशियो है? कि किसी वस्तु जो डिमांड का फैक्टर है उसमें चेंज करने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। ओके, elasticity of demand refers to the percentage change in quantity demand for a commodity with respect to percentage change in any of factor affecting demand of that commodity। ये 3 तरह का होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जब किसी वस्तु का प्राइस में चेंज होता है तब कितना परसेंटेज उसके क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंज होता है, यही ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाता है। इट रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? ये दिखाता है कि परसेंटेज चेंज इनकम में कितना परसेंट चेंज हुआ है तो किसी वस्तु का क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कितना परसेंट चेंज हो गया है, तो ये दोनों का रेशियो दिखाता है। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, ये आपका ब्रश के वजह से छिप गया है। देखिए यहाँ पर भी फार्मूला दिया हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी। तो इसमें दिखाता है इनकम में इट रिफर्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, कि जब किसी व्यक्ति का इनकम में चेंज होता है तो कितना परसेंट उसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड में चेंज करता है वह किसी चीज़ का, तो ये दिखाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन गुड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड। ये दिखाता है जब किसी एक वस्तु का प्राइस में चेंज होता है तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे वस्तु पर क्या पड़ता है। सब्स्टिट्यूट गुड में देखते हैं जब किसी एक वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो दूसरा वस्तु का डिमांड बढ़ जाता है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड में देखते हैं जब किसी एक वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो दूसरा वस्तु का डिमांड घट जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड में ऐसा क्यों होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में ऐसा क्यों होता है, बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड, जैसे चाय का प्राइस बढ़ेगा तो आप चाय से शिफ्ट होकर कॉफ़ी में जा सकते हैं, इसलिए जब चाय का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, जैसे पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तब क्या होगा, कार का डिमांड घट जाएगा क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाई। व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है वो हम लोग बता चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइप क्या क्या है। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होता है? ए स्मॉल चेंज इन प्राइस लीड टू इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसमें देखा जाता है कि प्राइस में थोड़ा सा ही चेंज होने से उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ओके, एंड सेकेंड में रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, जितना प्राइस में चेंज होता है उससे थोड़ा ज़्यादा डिमांड में चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड।
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसमें देखा जाता है जितना प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही डिमांड में भी चेंज हुआ है। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड ए चेंज इन प्राइस लीड टू लेस देन प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जितना प्राइस में चेंज हुआ है उससे कम अगर डिमांड में चेंज हुआ होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जब प्राइस में चेंज होता है पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड में बिल्कुल चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब हम लोग पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये 3 टाइप का होता है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, देखिए जब किसी व्यक्ति का इनकम बढ़ता है और वे किसी चीज़ का डिमांड भी ज़्यादा करता है तो ये पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। ये नॉर्मल गुड या और लग्जरी गुड में होता है। ओके, नेक्स्ट है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। व्हेन द इनकम चेंज क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज, दिस आर नेसेसरी गुड। जब इनकम तो चेंज होता है पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग बोलेंगे इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो इनकम इलास्टिसिटी, सॉरी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इसमें देखा जाता है हम लोग का इनकम तो बढ़ रहा है पर जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं वो डिक्रीज़ हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये देखा जाता है इन्फीरियर गुड में। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो चलिए पढ़ते क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन गुड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड गुड। जब एक वस्तु का प्राइस में चेंज होता है तो दूसरा वस्तु के क्वांटिटी ऑफ डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, when the price of good Y increase the quantity demand of good X increase, they are good substitute गुड में देखा जाता है एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरा का डिमांड बढ़ जा रहा है। जैसे कोको कोला और पेप्सी, अगर कोको कोला का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो हम लोग शिफ्ट होके पेप्सी को कंज्यूम करेंगे तो पेप्सी का डिमांड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है निगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। देखिए व्हेन द प्राइस ऑफ गुड Y इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड X डिक्रीज। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड में देखते हैं, जब किसी एक वस्तु का प्राइस इंक्रीज होता है तो दूसरा वस्तु का डिमांड डिक्रीज हो जाता है। जैसे शुगर का प्राइस इंक्रीज होगा तो चाय का डिमांड, शुगर का प्राइस इंक्रीज होगा तो चाय का डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो गुड बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते एक दूसरे से, उसमें ये लागू होता है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड Y चेंज द क्वांटिटी डिमांड गुड X रिमेन अनचेंज। किसी वस्तु का प्राइस चेंज होता है एक वस्तु का तो दूसरे की डिमांड पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, अनचेंज रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। जैसे बुक और पेंसिल, अगर बुक का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा पेंसिल पर। अब हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र कर सकते हैं। इसको हम लोग बहुत तरीक़ा से मेज़र कर सकते हैं, जैसे प्रपोर्शन मेथड, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड, जियोमेट्रिक मेथड एक्सेट्रा। प्रोपोर्शन मेथड, ये बहुत सिंपल मेथड होता है। इसमें क्या क्या आ जाता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज हुआ है उसको डिवाइड कर देते हैं जितना प्राइस में चेंज हुआ है। देखिए पहले प्राइस 10 था फिर 8 हो गया है। क्वांटिटी डिमांड पहले 100 था, प्राइस कम हुआ तो उसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड हम लोग बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाए हैं, 20 बढ़ाए हैं। तो प्राइस कितना कम हुआ है, 2 कम हुआ है, -2। एंड डिमांड कितना बढ़ा है, +20।
तो ऊपर में 20 जितना डिमांड बढ़ा है ऊपर लिखेंगे, नीचे प्राइस कितना घटा है वो लिखेंगे, तो इक्वल टू -10। यही हुआ इलास्टिक डिमांड। इसको हम लोग किसके द्वारा मापेंगे? प्रोपोर्शन मेथड के द्वारा। अब है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में देखा जाता है percentage change in quantity demand by percentage change in price. This method is more accurate and commonly used. ये बहुत सटीक है और ये यूज़ होता है कॉमनली। ओके, देखिए जब P1 10 है तो इसका डिमांड कितना है? 100। एंड जब P2 8 है तो 8 हुआ तो इसका डिमांड कितना हुआ? 120 हो गया। ओके, तो देखिए क्वांटिटी में कितना चेंज आया है? चेंज इन क्वांटिटी Q2 माइनस Q1 बटे में Q1 गुना 100, तो कितना परसेंटेज चेंज आया? 120 में से 100 माइनस करेंगे बटे 100 गुना 100 इज इक्वल टू 20%। वैसे ही परसेंटेज प्राइस में भी चेंज निकालेंगे, तो दोनों को निकाल के जितना क्वांटिटी में चेंज आया बाय जितना प्राइस में चेंज आया उसको लिख देंगे ऐसे। फिर ये आ गया हम लोग का दोनों कट के 1। ओके, ये हम लोग परसेंटेज मेथड द्वारा नापेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। It is based on effect on price change on total expenditure। ये किस पर बेस्ड है कि टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हो रहा है प्राइस चेंज होने पर। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस गुना क्वांटिटी। जैसे किसी वस्तु का प्राइस, मान लीजिए एक पेन का प्राइस है 5 रुपया और आप उसका क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं 5, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 25। ओके, इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर अगर जब इलास्टिक डिमांड हो, when the price change total expenditure in the opposite direction। जब प्राइस चेंज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। देखिए जब पहले प्राइस था 10 तो उसका क्वांटिटी डिमांड था 100, तो टोटल एक्सपेंडिचर 1000। आफ्टर उसके बाद जब प्राइस था 8 उसका क्वांटिटी डिमांड था 150, टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 1200। ओके, तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। प्राइस किसी वस्तु का प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ। समझ गए? अब समझेंगे इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? when the price change total expenditure change in same direction। ये सेम डायरेक्शन में होता है। जैसे पहले प्राइस था 10 तो उसका क्वांटिटी डिमांड था 100, तो 10 गुना 100 करेंगे तो 1000 आएगा। फिर जब प्राइस बढ़ के 12 हो गया तो इसका प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम करेंगे, 90 की है डिमांड, तब हम लोग का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ 1080। जैसे ही टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ, किस में? सेम डायरेक्शन में। ओके, प्राइस बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा। अब यूनिटरी, इसमें क्या होता है? सेम होता है। व्हेन द प्राइस चेंज टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। देखिए पहले प्राइस कितना है? 10 है। पहले प्राइस 10 है, फिर प्राइस कितना हो गया? 5 हो गया। जब प्राइस 10 था तो उसका क्वांटिटी डिमांड 100 है, एंड जब प्राइस 5 है तो उसका क्वांटिटी डिमांड 200 है। तो जब पहले कितना है टोटल एक्सपेंडिचर? पहले भी टोटल एक्सपेंडिचर 1000 है, सेकंड टाइम में भी टोटल एक्सपेंडिचर 1000 है। तो हम लोग देखते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है। समझ आया? अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।